लोग कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छा होंगे और तैयारी भी अच्छा से ऑल सब्जेक्ट का कर रहे होंगे। तो चलिए एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। ठीक, तो आइए फिर एक बार पार्ट दूसरा आप देख सकते हैं। जो भी बच्चे बिहार बोर्ड 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए है संस्कृत। एक मिनट रुक जाइए, क्या हो गया जी। आप देख सकते हैं संस्कृत पार्ट नंबर 2 यानी डे नंबर 2 और संस्कृत है चैप्टर नंबर दूसरा है बाबू। डे नंबर 2 भी है और चैप्टर भी दूसरा है। ठीक, अच्छा पहला चैप्टर संस्कृत का आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करवा दिए हैं। ठीक, आज जो दूसरा चैप्टर लेकर के आए हैं तो आइए आप लोग भी इस वीडियो में बने रहिए, आप लोग भी इस वीडियो में जुड़िए। और दूसरा चैप्टर में है पाटलिपुत्र वैभवम। ठीक है, तो हम लोग दूसरा चैप्टर का आज जो है ना ऑब्जेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। उसमें भी VVI सब्जेक्टिव एकदम इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, इस क्लास को देख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं छूटने वाला है। तो इसलिए विश्वास के साथ आप लोग इस वीडियो में जुड़िए, इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए। ठीक है, अगर पूरा देख लेते हैं ना तो मेरा विश्वास रखिए 100% गारंटी है कि यहाँ से एक भी प्रश्न इस चैप्टर से आपके एग्जाम में नहीं छूटने वाला है 2026 में। हाँ, एक बात और कि आपको एक भी प्रश्न का आंसर गलत नहीं बताया जाएगा, एक भी क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग नहीं होगा, एकदम 100% सही बताया जाएगा। चलिए एकदम चुन करके लाए हैं ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। आप देखिए प्रश्न को, लगेगा कि हकीकत में ये बिहार बोर्ड में जो है ना आने वाला प्रश्न है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले कुछ मोटिवेशनल है, हम लोग सुन लेते हैं कि रात भर जाग कर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब नींद अधूरी रहेगी। बाबू अगर आप सोते हैं 10 घंटा, 12 घंटा, 13 घंटा सोते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आप दिन रात एक कर दीजिए। ठीक, दिन रात एक कर दीजिए, जुनून पैदा कीजिए। एकदम कामयाबी आपके हाथों में है, आपके मुट्ठी में है। किस्मत आपके चमकेंगे, जरूर चमकेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे और पहला प्रश्न देखते हैं। संस्कृत का चैप्टर नंबर दूसरा है और बुक का नाम आप लोगों को पता है ना, प्यूसम। यस सर। चलिए पहला प्रश्न देखिए और हमसे पहले आप लोग जवाब दीजिए और अंतिम में यह चीज़ जरूर बताएं कि आप कितना सही किए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF भी मिल जाएगा, लेकिन सबसे पहले आप लोग इसका टेस्ट दीजिए। तो चलिए पहला प्रश्न है कि पटना शब्द किस शब्द से बना है, जल्दी बताइए। पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, पतन शब्द से बना है। यानी कि 4 ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा, तो पतन शब्द से बना है। ठीक, चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है बाबू। देखिए बताइए। तो एकदम आसान प्रश्न है, सारा प्रश्न पूछा गया है, बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया है। ठीक, तो लिखा हुआ है पटना का इतिहास कितना पुराना है। पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। अगर हमसे पहले आप जवाब दिए हैं तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2500 वर्ष इतिहास पटना का पुराना है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? बताइए किस शहर का वर्णन है? तो सभी अगर आप लोग पढ़े हैं तो सबको पता होगा सर पटना शहर का वर्णन है। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है? तो पटना शहर का वर्णन किया गया है। तो चलिए आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। चलिए 4 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। बताइए कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? मतलब ये किसका राजधानी है? तो आपको याद रखना है बिहार का। क्या? बिहार का। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? तो आपको बाबू याद रखना है बिहार का। ठीक, बिहार का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जवाब दीजिए। पढ़िए प्रश्न को पहले। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? बताइए जल्दी, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो आपको याद रखना है गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग, एक मिनट, आपका ऑप्शन नंबर होगा गुरु तेग बहादुर,
गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है, सिखों के 10वें गुरु थे। ठीक, चलिए। अच्छा, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो पता है ना, गुरु नानक जी। और सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव सिंह होना चाहिए ना। क्या ये दोनों ऑप्शन में सस्पिशन लग रहा है? आप लोग बताइएगा जरूर, ठीक। लेकिन हमने अंदाज से तो गुरु तेग बहादुर होना चाहिए। चलिए, 6 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए। 6 नंबर प्रश्न है कि किसके काल में पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था? बताइए आप लोग, किसके काल में पाटलिपुत्र का रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था? तो आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चलिए, 7 नंबर प्रश्न आपके सामने है, जवाब दीजिए। 7 नंबर प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? बताइए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? जल्दी बताइए। तो आपको याद रखना है गुरुद्वारा के नाम से, गुरुद्वारा के नाम से। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। ठीक, चलिए बाबू, 8 नंबर प्रश्न आपके सामने है, बताइए, फटाफट बताइए हो। 8 नंबर प्रश्न आपके सामने है, एकदम आपकी नज़र के सामने है, देख सकते हैं आप लोग। बताइए कि मुद्राक्ष ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? बताइए, मुद्राक्ष ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? तो आपको याद रखना है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का संकेत है। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही ऑप्शन। चलिए, बी ऑप्शन नंबर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 है कि एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है? एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है? सारा प्रश्न पूछा गया प्रश्न है बाबू, इसलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर अंतिम तक वॉच कीजिए, और यहाँ से आपके एग्जाम में एको को प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो आपको याद रखना, आपका ऑप्शन नंबर होगा बी, गंगा। यानी कि एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर है? तो आपको याद रखना है गंगा नदी पर है। किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर है। चलिए, अगला प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न आपके सामने है बाबू। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि सरस्वती की कुलगिरी कौन सा महानगर को कहा जाता है? सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर को कहा जाता है? तो आप लोगों को याद रखना है पाटलिपुत्र। किसको? पाटलिपुत्र, क्योंकि यहाँ पे विदेशी यात्री भी आए थे पढ़ने के लिए, ज्ञान लेने के लिए। ठीक, इसलिए इसे सरस्वती की कुलगिरी माना जाता है। ठीक, चलिए, 11 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 11 नंबर प्रश्न है कि भगवान बुद्ध भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा कहा था? बताइए। तो आप लोगों को पढ़ाए हैं ना ऑफलाइन क्लास में कि भगवान बुद्ध भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा कहा था? तो आपको याद रखना है पटना नगर को। किसको कहा था? पटना को। ठीक, चलिए, 12 नंबर प्रश्न आपके सामने है, जवाब दीजिए आप लोग। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि गौतम बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? यहाँ नाम होना चाहिए बाबू। ठीक, गौतम बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के समय। तो आपको याद रखना है, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग सही चुने हैं ना ऑप्शन, देखिए मिलाइए। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि पाटलीग्राम। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि पाटलीग्राम भगवान बुद्ध के समय में पटना का नाम था। ठीक, चलिए, 13 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, 13 नंबर प्रश्न है आपके सामने, ध्यान से देखिए। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है? जल्दी बताइए, स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है? तो आपका जवाब होगा पटना। आपको याद रखना है पटना। आपको याद रखना है पटना। स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है? पटना। चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है? ठीक, यहाँ कहा गया है होना चाहिए। इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है? इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है? तो आपको याद रखना है पाटलिपुत्र को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है, तो आपको याद रखना है पाटलिपुत्र को कहा गया है। ठीक, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, 15 नंबर प्रश्न आपके सामने है, आपके नज़र के सामने है। बताइए, पढ़िए प्रश्न को। विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? जल्दी बताइए। विद्वानों ने, बड़े बड़े विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? तो आपको याद रखना है पाटलिपुत्र को। किसे कहा है? पाटलिपुत्र को। ठीक, चलिए, आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने में, लीजिए। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना किए है? दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना किए हैं? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुटनिम्नतम की। ठीक, कुटनिम्नतरणी की। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। चलिए, 17 नंबर प्रश्न आपके सामने है। बताइए आप लोग, किस काल का शासन उत्कर्षण काल माना जाता है? बताइए, तो किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अशोक काल को। ठीक, चलिए, 18 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए। बताइए आप लोग कि 18 नंबर प्रश्न आपके सामने है, जल्दी बताइए। कहाँ चले गया, क्या हो गया? 1 मिनट रुक जाइए आप लोग, 1 मिनट सही करने दीजिए। क्या हो गया जी? चलिए,
पढ़िए प्रश्न को। प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? तो आपको याद रखना है पटना, यानी कि पाटलिपुत्र में। कहाँ था? पाटलिपुत्र में था। ठीक, चलिए 19 नंबर प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग बताओगे काव्य मीमांसा की रचनाकार कौन है? काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना है राजशेखर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजशेखर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। ठीक, चलिए 20 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए। 20 नंबर प्रश्न कहा गया कि किसके समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध था? बताइए किसके समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध था? तो आपको याद रखना है बुद्ध के समय में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी कि बुद्ध के समय में। ठीक, चलिए 21 नंबर प्रश्न आपके सामने है, बढ़िए प्रश्न को बताइए आप लोग जल्दी में फटाफट। लिखा हुआ कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? बताइए कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो आपको याद रखना है शरद ऋतु में। किस ऋतु में? तो शरद ऋतु में। ठीक, चलिए 22 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए 22 नंबर प्रश्न पढ़िए और बताइए आप लोगों का जवाब क्या है, जल्दी बताइए। लिखा हुआ राजशेखर की रचना कौन सी है? राजशेखर की रचना कौन सी है आपको बताना है। तो आपको याद रखना काव्य मीमांसा। क्या है? काव्य मीमांसा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी थी, आप लोगों के सामने अगला प्रश्न है, बताइए आप लोग क्या है। चलिए यहाँ इसको रख देते हैं। चलिए कि यूनान का राजदूत कौन था? जल्दी बताइए यूनान का राजदूत कौन था? तो आपको याद रखना है मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब। चलिए 24 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि कूटनीतम काव्य के कवि कौन है? कूटनीतम काव्य के कवि कौन है? जल्दी में बताइए, जल्दी में। 4 ऑप्शन है, तो आपको याद रखना है दामोदर गुप्त। कौन है? दामोदर गुप्त। कूटनीतम काव्य की कवि कौन है? तो दामोदर गुप्त। ठीक, चलिए 25 नंबर प्रश्न आपके सामने है, देखिए गांधी सेतु कहाँ है? गांधी सेतु कहाँ है? जल्दी बताइए गांधी सेतु कहाँ है? तो सबको पता है पाटलिपुत्र, यानी कि पटना में, पाटलिपुत्र में। ठीक, चलिए 26 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? जल्दी बताइए गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? तो आपको याद रखना है 10वें गुरु थे। कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि मुगल काल में किसका उद्धार हुआ था? बताइए मुगल काल में किसका उद्धार हुआ था? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, 28 नंबर प्रश्न है, देखिए बताइए आप लोग। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी बताइए गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना है पाटलिपुत्र में, यानी कि पटना में। कहाँ होगा? पटना में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब। 1 मिनट देख लेते हैं, पटना में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न है बाबू आपके सामने, जल्दी बताइए आप लोग गोलघर कहाँ है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, सबसे प्यारा प्रश्न है। गोलघर कहाँ है? सर पटना में है। सर पटना में। गोलघर कहाँ है? सर पटना में है। तारामंडल कहाँ है? सर पटना में ही है। चलिए 30 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए 30 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 1 मिनट रुक जाइए, क्या हो गया? चलिए 30 नंबर प्रश्न कहता है कि एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कहाँ है? एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कहाँ है? क्वेश्चन उल्टा करके पूछा है। ठीक, तो आपको याद रखना पटना में है। ये कहाँ है? पटना में है। ठीक, वहाँ पूछा गया किस नदी पर है ना? गंगा नदी पर है। कहाँ? पटना में। चलिए पटन देवी कहाँ अवस्थित है? जल्दी बताइए पटन देवी कहाँ अवस्थित है? पटन देवी कहाँ अवस्थित है? तो आपको याद रखना है पटना में है। कहाँ अवस्थित है बाबू? पटना में। आपको याद रखना है पटन देवी कहाँ अवस्थित है? तो पटना में है। पटन देवी कहाँ अवस्थित है? तो पटना में है। चलिए 32 नंबर प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, बताइए आप लोग, पढ़िए हो, पढ़िए। व्याकरण के रचनाकार कौन है? जल्दी बताइए व्याकरण के रचनाकार कौन है? तो आप लोग को याद रखना है पाणिनि। कौन है? पाणिनि। कौन है? पाणिनि। चलिए 33 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, 33 नंबर प्रश्न है, देखिए आप लोगों के सामने है 33 नंबर। इसलिए फास्टिंग चल रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन क्लास का समय भी हो रहा है। ठीक, चलिए 33 नंबर प्रश्न है कि कौमुदी महोत्सव किस वंश में प्रचलित था? बताइए कौमुदी महोत्सव किस वंश में प्रचलित था? तो आपको याद रखना है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाबू बी, यानी कि गुप्त वंश में ये प्रचलित था। ठीक, चलिए 34 नंबर प्रश्न आपके सामने है, प्यारा सा प्रश्न है, बताइए आप लोग कि भारत काल में कौन सा महाउत्सव होता है? भारत काल में शरद काल होगा, सॉरी बच्चों, शरद काल में कौन सा महाउत्सव होता है? तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? जल्दी बताइए। तो कौमुदी महोत्सव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी बच्चे का आंसर सही है ना? चलिए बाबू 35 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए सुंदर सा प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है, बताइए आप लोग
लिखा हुआ है कि योग सूत्र के रचनाकार कौन है। योग सूत्र के रचनाकार कौन है, तो आपको याद रखना है पतंजलि। कौन है? पतंजलि। योग सूत्र के रचनाकार कौन है, तो आपको चिल्ला चिल्ला कर बोलना है पतंजलि 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 पतंजलि। ठीक, चलिए बाबू अगला प्रश्न है आपके सामने है 36 नंबर प्रश्न आपके सामने है। बताइए, पढ़िए, आप लोग पढ़िए, फटाफट पढ़िए हो। किस नदी पर गांधी सेतु मार्ग बना है, जल्दी बताइए, किस नदी पर गांधी सेतु मार्ग बना है। तो आपको याद रखना है 4 गो ऑप्शन है, तो कोई एक ऑप्शन सही होगा, सब ऑप्शन सही थोड़े होगा, एक ऑप्शन सही होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि गंगा। गंगा किस नदी पर गांधी सेतु मार्ग है, तो गंगा नदी पर है। किस सेतु पर है? गंगा नदी पर। कौन सा मार्ग है? गांधी सेतु मार्ग है। आपको याद रखना होगा, याद रखना है, ताकि 2026 में यहाँ से एको प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटने वाला है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। चलिए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न आपके सामने, लीजिए हो। 37 नंबर प्रश्न है कि कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है, जल्दी बताइए। वाह, कितना सुंदर, कितना नज़ारा, कितना प्रश्न और कितना उत्साहित प्रश्न है आपके सामने। बताइए, कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है, जल्दी बताइए। तो आपको याद रखना है, आपको याद रखना है दुर्गा पूजा पर ये दिखाई पड़ती है। दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों 38 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए लीजिए 38 नंबर प्रश्न आपके सामने है, पढ़िए प्रश्न को। लिखा हुआ कि बिहार की राजधानी कहाँ है। वाह, कितना सुंदर प्रश्न। बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना। पटना कहाँ? बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। कहाँ है? पटना है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है, जल्दी बताइए। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है, तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी यानी कि पाटलिपुत्र आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए 40 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए 40 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। यहाँ मेगास्थनीज होना चाहिए। ठीक है, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था, जल्दी बताइए। तो आपको याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, लीजिए 41 नंबर प्रश्न आपके सामने है। बताइए, आप लोग पढ़िए प्रश्न को कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। बताइए, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, तो आपको याद रखना है गुप्त वंश काल में। ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है गुप्त वंश काल में पटना में कौमुदी महोत्सव जो मनाया जाता है किस काल में, तो गुप्त वंश काल में। ठीक है, चलिए 42 नंबर प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। बताइए हो 42 नंबर प्रश्न है पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है। पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो आपको याद रखना है गंगा नदी के किनारे पटना अवस्थित है। ठीक है, चलिए 43 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए 43 नंबर प्रश्न कहता है पटना नगर की पालिका देवी कौन है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो आपको याद रखना है पटन देवी। कौन है? पटन देवी है। बाबू आपको याद रखना है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। लीजिए अगला प्रश्न आ गया 44 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र में कौन बार बार आते थे, जल्दी बताइए। कितना सुंदर प्रश्न है, पाटलिपुत्र में कौन बार बार आते थे, तो आपको याद रखना है भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध कौन बार बार आते थे, तो भगवान बुद्ध। चलिए 45 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए कि पटना की उत्तर दिशा में कौन सी नदी है। पटना की उत्तर दिशा में कौन सी नदी है, सबको पता है सर गंगा नदी है। गंगा नदी है ऑप्शन नंबर ए। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं उसका एकदम बिल्कुल सही है, 100% सही है। चलिए अगला चलते हैं 46 नंबर प्रश्न देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा, जल्दी बताइए। जीर्ण शीर्ण रहा, जल्दी बताइए। तो आपका सही जवाब होगा, क्या, जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी फटाफट बताइए कि 1000 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 1000 वर्षों तक। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए 47 नंबर प्रश्न है आपके सामने मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। 47 नंबर प्रश्न है कि पटना का पुराना नाम क्या है। पटना का पुराना नाम क्या है, जल्दी बताइए। तो आपको याद रखना पुष्पपुर। ऑप्शन नंबर ए अगर पूछिएगा आपसे आपके एग्जाम में कि पटना का पुराना नाम क्या है, तो आपको याद रखना है कि सर बताए थे, सुबोध सर बताए थे पुष्पपुर। चलिए 48 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए 48 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा पाटलिपुत्र की शोभा देखने में प्रिय था। किसने कहा पाटलिपुत्र की शोभा देखने में प्रिय था, सुंदर था, जल्दी बताइए। तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद रखना मेगास्थनीज ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेगास्थनीज ने कहा था। ठीक, चलिए 49 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए 49 नंबर कहता है कि पाटलिपुत्र पटना के
नाम से कब से प्रसिद्ध है? पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध है? जल्दी बताइए, जल्दी में। तो आपको याद रखना है मध्यकाल से। कब से? मध्यकाल से। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अगला देखते हैं। 50 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए 50 नंबर प्रश्न लीजिए आप लोग कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? जल्दी बताइए, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो आपको याद रखना है कि सिख धर्म के गुरु थे। एक मिनट में कहाँ? ऑप्शन नंबर डी होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी होगा, सिख धर्म के गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो सिख धर्म के गुरु थे। ठीक, चलिए 51 नंबर प्रश्न है आपके सामने, लीजिए कि पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? जल्दी बताइए, जल्दी। तो आपको याद रखना है गांधी सेतु है। कौन सेतु है? गांधी सेतु है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए 52 नंबर प्रश्न है आपके सामने, लीजिए 52 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए फटाफट, लीजिए। चलिए पढ़िए प्रश्न को। लिखा हुआ पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? जल्दी में बताइए, जल्दी में। तो आपको याद रखना है गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। वो अब नहीं है। ठीक, तो हम लोग 52 प्रश्न देखे दूसरा चैप्टर से, हम लोग 52 प्रश्न देखे संस्कृत का जो है दूसरा चैप्टर हम 52 को ऑब्जेक्टिव देखे। तो आप लोग बताइएगा हो कि 52 में से आप लोग कितना सही किए हैं। आप लोग जरूर बताइएगा कि 52 में से आप लोग कितना सही किए हैं। ठीक है, अगर ये सारा ऑब्जेक्टिव को आप देख लिए हैं ना तो आप निश्चित हो जाइए। सिर्फ आप समय पर रिवाइजिंग करते रहिए, आप निश्चित हो जाइए कि आपके एग्जाम में इस चैप्टर से एको को क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, एको को क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। इधर क्या है? वो इधर सब्जेक्टिव है। चलिए क्या हो पाएगा? अच्छा हो पाएगा, अभी समय है। ठीक, चलिए यहाँ देते हैं। लिखा हुआ पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें। मतलब कि आपको लिखना है कि पटना के मुख्य दर्शनीय मतलब कौन कौन सा स्थान है पटना में। तो उत्तर में पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल संग्रहालय एक में है, दूसरा उच्च न्यायालय भी है, सचिवालय भी है, गोलघर भी है, तारामंडल भी है, जैविक उद्यान भी है, मौर्य कालिक भी है, अवशेष भी है, महावीर मंदिर भी है, गुरुद्वार भी है इत्यादि। यही सब मुख्य दर्शनीय स्थल का नाम है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नाम लिखें तो आपको यही सब नाम लिखना है, आपको याद रखना है। ठीक, चलिए 2 नंबर प्रश्न देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए पूछा हुआ प्रश्न है, देख सकते हैं आप, एकदम पूछा हुआ प्रश्न है। लिखा हुआ पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना है? ये पूछा है कि पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना है। तो याद रखना है कि पाटलिपुत्र शब्द पाटल पुष्पों के नाम के आधार पर रखा गया, ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है। पाटलीग्राम हो आगे चलकर पाटलिपुत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों एवं पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर था। कुसुमपुर मिलता है, पुष्पपुर और या कुसुमपुर मिलता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना है। तो बस इसको आप 3-4 बार पढ़िए ना, बस आपको याद रहेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तीसरा सब्जेक्टिव है आपके सामने, लीजिए लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों को सुख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है? जल्दी बताइए, सुख संप्रदाय लोगों के लिए पटना नगर क्यों प्रसिद्ध है? जल्दी बताइए, महत्वपूर्ण है, जल्दी बताइए। ठीक, 3 नंबर क्वेश्चन है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है, या अथवा में हो सकता है कि पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है। 3 वाक्यों में उत्तर दे। ऐसे भी आप प्रश्न मतलब कि ये भी प्रश्न आपको दे सकता है। ठीक, इसके जगह पे तो आपको याद रखना है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर महत्वपूर्ण है। किसके लिए? सिख संप्रदाय के लिए, क्योंकि यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। अभी पता है ना आप लोगों को? यस सर। चलिए 4 नंबर प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। 4 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं? प्राचीन ग्रंथों में बताइए। तो आपको याद रखना, प्राचीन ग्रंथों में पटना के नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र आदि नाम मिलते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक, चलिए 5 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए 5 नंबर प्रश्न है कि कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है? कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है? पढ़िए आप लोग। कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र पृथ्वी का तिलक है। देखिए उसके अनुसार पाटलिपुत्र क्या है? एक पृथ्वी का तिलक है। यहाँ विद्वान लोग रहते हैं, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग रहते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्रलोक से की है। कौन? दामोदर गुप्त ने इंद्रलोक से की है। इसे सरस्वती का कुल गिरहम भी कहा जाता है। और ये किसके अनुसार? ये दामोदर गुप्त के अनुसार। ठीक, कवि दामोदर गुप्त ने कहे थे। चलिए अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है
कि कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे, उसका नाम लिखिए। ऐसे भी मतलब एग्जाम में पूछ लेगा क्वेश्चन, तो याद रखिएगा मेगास्थनीज, फहयान, हेनसोंग और तिसिंग आदि विदेशी यात्री पटना आए थे। ये जी आप लोग याद रखिएगा, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट खास प्रश्न है, ठीक। चलिए 7 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए। 7 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था? किसके? चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के, ये दोनों के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था? पढ़िए आप लोग, पता चल जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी उत्कृष्ट, यानी कि उत्कृष्ट मतलब मजबूत थी। अशोक के शासनकाल में प्रिय दर्शनीय बना था, प्रिय दर्शनीय बना था। आपको याद रखना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए 8 नंबर प्रश्न आपके सामने है, पढ़िए प्रश्न को। पाटलिपुत्र के महोत्सव का वर्णन कीजिए, पाटलिपुत्र के महोत्सव का वर्णन कीजिए। पाटलिपुत्र में शरत काल में कमोदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आपको याद रखना है, सभी नगरवासी आनंदमगन हो जाते हैं, आनंदमगन हो जाते हैं, ठीक। आपको याद रखना है। चलिए 9 नंबर प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। 9 नंबर प्रश्न है, आहो ये भी है, एक मिनट रुक जाइए। इसका क्वेश्चन कहाँ, इसी का आंसर तो नहीं है। तो इस समारोह का एक मिनट ये भी है। इस समारोह का विदेश प्रचलन गुप्त वंश के शासन काल में था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसी प्रकार प्राचीन काल में कमोदी महोत्सव मनाया जाता है, ठीक। चलिए ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, लीजिए। 9 नंबर प्रश्न आपके सामने है, पढ़िए कि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? राजशेखर ने पटना के बारे में क्या लिखा है, यही पूछा है। राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। देखिए क्या क्या लिखा है, याद रखिएगा आप लोग। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए हैं। यह से पाणिनि, पिंगल, वयादि, वररुचि, पतंजलि आदि व्यक्ति और आगे क्या है जी, पाई थी। क्या लिखल है? आदि व्यक्ति, पतंजलि आदि व्यक्ति। एक मिनट रुक जाइए। तो राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए हैं। यहाँ से पाणिनि, पिंगल, उसके बाद क्या है, वयादि, वररुचि, पतंजलि आदि व्याख्याति पाई, मतलब पाई थी। व्याख्याति ये क्या है, व्यक्ति पाई, तो यहाँ व्याख्याति होना चाहिए, ठीक। तो चलिए आपको याद रखना है, ठीक। चलिए 10 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए। 10 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के बारे में क्या कहा था? जल्दी बताइए, भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के बारे में क्या कहा था? तो भगवान बुद्ध ने प्राचीन काल में अनेक बार पाटलिग्राम आए थे और यहाँ आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया था। और उसी समय उन्होंने कहा था क्या कहा था, देख लेते हैं। कहा था यह गांव एक दिन महानगर होगा, परंतु यह नगर आग, जल और कलट से हमेशा जल और एक मिनट रुक जाइए, क्या जल और एक मिनट रुक जाइए, बढ़ाया था। उसी समय उन्होंने कहा था यहाँ गांव एक दिन महानगर होगा, परंतु यह नगर आग, जल और कहल, यहाँ कहल होना चाहिए, क्या लिख दिया, कहल से हमेशा भयभीत रहेगा, ठीक। ये कौन कहा था? भगवान बुद्ध ने कहा था। चलिए अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का, अंतिम प्रश्न है, लीजिए कि पटना में कमोदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो उसका उल्लेख करना है। देखिए पाटलिपुत्र में शरत काल में कमोदी महोत्सव मनाया जाता है, सबको पता है, यस सर। यह महोत्सव गुप्त वंश में होता था। उस समय सभी लोग आनंद मगन होते थे, ठीक होते थे। और है नहीं, अब नहीं है, बस इतना ही प्रश्न था, 11 का प्रश्न था। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इस चैप्टर से, यानी कि दूसरा चैप्टर से हम लोग देखें, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को रिवाइजिंग कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार, और इस चैप्टर से एको गो एग्जाम में सब्जेक्टिव रहे या सब्जेक्टिव रहे या ऑब्जेक्टिव रहे, एक भी प्रश्न यहाँ से आपके एग्जाम में नहीं छूटने वाला है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए अब हम लोग क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तो आप लोग बताइए क्लास कैसा लगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा, क्वेश्चन अच्छा लगा, तो आप लोग वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर कीजिएगा।
हमें भी हौसला बुलंद, हमारा भी हौसला बुलंद रहेगा कि नहीं, बच्चों ने इस वीडियो को बड़ी प्यार से, बड़ी सुंदर से देखा है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो आइए चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।